अंबेडकर नगर जिले में बड़े पैमाने पर मेंथा की खेती की जाती है। 3 महीने में मेंथा तैयार हो जाती है। इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने किसानों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अक्सर किसान सरसों, गेहूं आदि बेचकर मेंथा की खेती करते हैं, लेकिन इस बार उनकी फसल की सही कीमत ही नहीं मिल रही और बिक्री के बाद व्यापारी समय से भुगतान नहीं कर पा रहा। पहले से परेशान किसानों की यह उम्मीद थी कि मेंथा की फसल तैयार होने पर उसे बेचकर अपना काम चलाएंगे, लेकिन अब मौसम ने अधिकांश किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि इस बार के मौसम ने मेंथा की खेती को बर्बाद करके रख दिया। ज्यादा बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसल सड़ रही है। पानी भर गया है और कटने के बाद भरने के बाद टंकी में 1 लीटर 2 लीटर ऐसे चू रहा है, तो खर्चा पानी कैसे चलेगा। डीजल का दाम भी बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ गया। यही समस्या है। लड़कन की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, कैसे पेट पर्दा चलेगा। बस साहब, बारिश तो इतना ज़्यादा हुई है, किसान जो हैं बहुत परेशान हैं बारिश से। और जौन है के जितना इसमें लगात लगा उतना लगात ना निकल पावत बा। आदमी कैसे काट पीट के निकालत बा। जहाँ 30 किलो निकले वाला रहा, वहाँ 10 किलो ना निकले वाला है। अगली खबर देवरिया के सिसरिया गांव से है, जहां पट्टे की जमीन को लेकर हुए विवाद में एक लड़की को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है। विवाद क्या है, लड़की को पीटने वाला युवक कौन है, आपको बताते हैं। उससे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में एक शख्स लड़की को पीट रहा है। लड़की जमीन पर गिरी हुई है और शख्स उसके बाल भी नोचता है, कभी पैर खींचकर घसीटता है। दरअसल सिसरिया गांव में 2 पाटीदारों के बीच जमीनी विवाद है। बीते दिनों विवादित जमीन पर एक पक्ष ने निर्माण करना शुरू कर दिया, जिस पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा तो लड़की दीवार को खुद ढहाने लगी। इस पर दूसरे पक्ष के एक सदस्य ने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके साथ हाथापाई की गई। पीड़िता ने मामले की शिकायत अब पुलिस में दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। दो पट्टीदारों में आपस में जमीन के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष दीवार बना रहा था और दूसरे पक्ष की महिलाओं और उसमें एक लड़की थी, उसने जाकर के उस दीवार को गिराने का प्रयास किया, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई। और इस मारपीट के पश्चात लड़की की तहरीर पर थाना रामपुर कारखाना पर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। घर के आगे बैंड बाजे की तैयारी हो रही थी। दूल्हा भी सजने वाला था। बाराती गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे, मगर अचानक सब बदल गया। खबर कानपुर देहात से है, जहां दूल्हा ससुराल की जगह हवालात पहुंच गया। शादी के लिए घर सजा हुआ है। मेहमान भी शामिल होने के लिए घर आ चुके हैं। इंतजार है तो बस दूल्हे के तैयार होने का। लेकिन ये क्या, दूल्हे के घर के आगे पुलिस खड़ी है और उससे सवाल जवाब कर रही है। या तो आपस में निपटा लो, क्या करना क्या नहीं करना। तुम्हारा वकील आएगा, मिल जाएगा बात करने में। वकील आएगा तब तक तुम शादी करके बिठा दो। पूरा माजरा क्या है आपको बताते हैं। पहले पुलिस के साथ आई इस लड़की की तकलीफ सुनिए। आर्य समाज मंदिर से इन्होंने शादी की है और हम 7-8 साल से मतलब संपर्क में थे एक दूसरे के। और इसके बाद में मतलब वो अब मना कर रहे हैं कि मतलब शादी नहीं की है। श्रीनगर में तैनात सीआरपीएफ जवान मानवेंद्र की बारात जानी थी। सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। दरवाजे के बाहर दोस्त बाराती सभी दूल्हे का इंतजार भी कर रहे थे। सब खुश थे, लेकिन खुशियों के बीच एक महिला आ गई पुलिस के साथ। महिला का आरोप है कि मानवेंद्र और उसकी मुलाकात 6 साल पहले फेसबुक पर हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई
फिर प्यार और बाद में दोनों ने परिवार से छिपकर शादी भी रचा ली। अब मानवेंद्र शादी से मुकर रहा है और दूसरी शादी करने जा रहा है। महिला ने पुलिस को मानवेंद्र की व्हाट्सएप चैट भी दिखाए। सर ये कहाँ से लेके आई? मेरा नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर हो तो एक सुनो, व्हाट्सएप जिस मोबाइल का जिसका नंबर है उसके मोबाइल चलेगा, OTP उस पे आता है। ऐसे नहीं, मजाक नहीं व्हाट्सएप कोई चला ले। इनका व्हाट्सएप हम नहीं चला सकते। नंबर हैक कर लिया था। नंबर इन्होंने हैक करके रखा हमारा। इनका फोन अभी चालू करवाएंगे। इनका फोन देखिए अभी। अब ये नंबर इनका है कि नहीं आप देखिए अभी। नंबर तो यही, हाँ बिल्कुल यही नंबर तो है। ठीक सर। महिला का आरोप है कि दहेज के लालच में मानवेंद्र दूसरी जगह शादी कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर देहात से सुमित चौधरी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोरखपुर जिले में बहने वाली राप्ती नदी इस समय उफान पर चल रही है और नदियों में कटान बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे गांव वालों में दहशत छाई हुई है। यही नहीं, आपको बता दें कि चिरुआताल क्षेत्र के राजपुर गांव के पास बड़े पैमाने पर कटान नदी कर रही है और आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अधिकारियों से लेकर राजनीतिक दलों के लोगों से गुहार लगाई गई, मगर बांध का रिपेयर नहीं हुआ। कटान बड़ी तेजी से हो रहा है, लोग दहशत में हैं। स्तर को लेकर के गांव में दहशत छाई हुई है। आप देख सकते हैं राप्ती नदी के किनारे हम इस समय मौजूद हैं। जो नदी की धार है वो गांव के तरफ जो बंदे हैं, बंदे के सटे बह रही है नदी। गांव के लोग अधिकारियों से लेकर के नेताओं से अपनी गुहार लगा चुके, लेकिन अधिकारी केवल इनको आश्वासन दे रहे हैं। गांव के लोग कैसे बचेंगे, कैसे रहेंगे बाढ़ के समय में, क्योंकि अब बाढ़ आने वाली है। खास तौर से हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण। किस तरह से बचाव और किस तरह से अधिकारियों से आपने गुहार लगाई कि अधिकारी नहीं सुने? हम लोगों ने आज तक कोई अधिकारी बाकी नहीं है जहां हम लोग नहीं गए हों, एप्लीकेशन न दिए हों। लेकिन आज स्थिति ये है कि बंदे पर केवल रेंकट और स्याही मान ही मुदी जा रही है, लेकिन हम लोगों की बाढ़ के जो कटान है, नदी सीधे बंदे की तरफ काट रही है। टोटल धारा इधर बंदे की तरफ है। इसकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। खास तौर से जनप्रतिनिधि यहाँ के किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि तो वो भी प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं कैसा प्रयास कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। खास तौर से किस तरह से बचाव आप लोग करते हैं? अब हम का बताएं, यहाँ से रोज ठोकर लगल बा, एको नहीं लगल बा, कौन बताई के हो। 3 साल से संगीता के सब लगा दिली, आज तक कुछ नहीं भाई। अभी आप देख रहे हैं कि जो गांव लोगों से जब बात की गई है तो गांव ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है विधायिका संगीता यादव से भी इसकी शिकायत की गई और वो भी 3 सालों से अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन आज तक एक पत्थर का रोड़ा भी नहीं पड़ा ताकि यहाँ की कटान जो है रोकी जा सके। यही नहीं, अधिकारियों से, जिले के अधिकारी जो हैं उनसे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये शहर है, उनसे भी गुहार लगा चुके, मगर इस बंधों का कोई भी निराकरण अधिकारियों द्वारा नहीं निकाला गया। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही खुलेआम नजर आती है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पीएम आवास योजना से लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान नसीब हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी गरीब रह गए जो पात्र होने के बावजूद भ्रष्टाचारियों की नीयत का खामियाजा भुगत रहे हैं। कन्नौज सदर में लेखपाल और नगरपालिका के कर्मचारियों की धांधलेबाजी ने 1000 से ज्यादा पात्रों को योजना का लाभ दिलवा दिया। हकीकत यही है, पीएम मोदी की पीएम आवास वाली योजना को भ्रष्टाचारी दीमक पलीता लगा रहे हैं। इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की करतूतों के चलते ऐसे सैकड़ों गरीब परिवार हैं जो आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। आवास नहीं मिला? नहीं मिलो। अब बने बहुत गरीब हम रुपया दे दें 30,000 तो हमारा बन जा। तेरे पैदा पेट पलियो मुश्किल तब रुपया कहाँ दे दें। पढ़िया हम रात बिटियाँ लेके बैठ जाते हैं पन्ने डार। दूसरी तरफ कन्नौज सदर के तहसील के लेखपाल और नगरपालिका कर्मियों द्वारा कई अपात्रों की जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा कर उन्हें योजना का लाभ दिया जा चुका है। पीएम आवास योजना से जुड़े संबंधित स्थानीय अधिकारियों पर आरोप है कि वो बिना रिश्वत के पैसा जारी नहीं करते। प्रधान जी हैं, उनसे भी कहा हमने, लेखपाल जी ने कहा, मेरी कोई सुनते ही नहीं है।
उसके बाद में कहते हैं अब यहाँ कोई है नहीं, या तो पैसा दो तब जगह मिलेगी। बारिश में हमको दिक्कत होती है, पानी इधर उधर भर जाता है, हम बहुत परेशान हैं, अपने सब लोग इसी में गुजारा करते हैं। अधिकारियों ने योजना में धांधलीबाजी कर नगर पालिका अध्यक्ष के रिश्तेदारों की फर्जी रिपोर्ट दाखिल कर उनको योजना का लाभ दिलवाया। मामला जब आला अधिकारियों के पास पहुंचा तो इसकी जांच की गई तो उसमें नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा कई और गाँव के नाम सामने आए जहां अधिकारियों ने अपात्रों को लाभ पहुंचाया था। इन गाँव में फटकाना, सरायमीर, शेखाना, शेखपुरा, सिपाही ठाकुर, ठकुराना, चौहट्टा, हाजीगंज, सफदरगंज के 1167 अपात्रों को लाभ दिया गया। फिलहाल सभी अपात्रों से रिकवरी के आदेश जारी किए जा चुके हैं। 1167 व्यक्तियों के जो आवेदन हैं वो अपात्र पाए गए हैं। तो क्योंकि इसकी ये लंबी लगातार प्रक्रिया है, तो जैसे जैसे आवेदन आते हैं उसी के क्रम में पात्रता की जांच करने के लिए जो टीम जाती है, तो अभी तक 8 नगर निकायों को मिला के कुल 1168 आवेदन ऐसे हैं जो अपात्र पाए गए हैं, उनको लिस्ट से हटा दिया गया है। बाकी जांच आगे जारी है। वहीं रिश्वत लेकर अपात्रों को लाभ पहुंचाने वाले 2 लेखपाल और नगर पालिका के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमने बुलंदशहर के गांव हीरापुर के लोगों से भी बात की। चीन पर उनका क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। बुलंदशहर का हीरापुर गांव है। गांव के लोगों से हमने बातचीत की है, समझा है कि चाइना का किस तरह से बाइकआउट गांव के लोग कर रहे हैं। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब अकरम। अकरम जी, जानते होंगे चाइना का बीते दिनों बचकानी हरकतें शहीद किए हैं जवान। ज़्यादा तो नहीं जानता, समाचार सुनता हूँ। जो लोग चाइना के ऊपर डिमांड करके बैठे हुए हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं गाँव के अंदर हूँ, गांव के अंदर मैंने अपने चाइना का सब चीज़ खत्म कर दिया है। घर के अंदर जितना भी जैसे कि या टीवी वगैरह या कोई भी पंखा है, मेरे पास फैन है, वो सब मैंने बंद कर दिया। चाइना का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं हाथ का पंखा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका मानना है कि इस तरह से चाइना का बाइकआउट पूरी तरह से किया जा सकता है? चाइना का तो कोई इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ हिंदुस्तान के अंदर जो आदमी खिलाफ है उसको तो कोई चीज़ इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। और ये जो है चाइना को खुद ये सोचना चाहिए कि हमें ये महसूस होना चाहिए कि चाइना हमारे क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपका मानना ये है कि चाइना का इकोनॉमिकल हिंदुस्तान से बनता है। हिंदुस्तान। क्या नाम है साहब? चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? चाइना को जिस तरह ये हमला कर रहा है हिंदुस्तान पर, इस तरह इसका जवाब उनको जवाब देना चाहिए, पत्थर से जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं पूरी तरह से नाराज हैं चाइना से। कोई अलग तरह से बाइकआउट कर रहा है, कोई अलग तरह से बाइकआउट कर रहा है। सभी कह रहे हैं देश के जो शहीद के जवान हैं, जो लाल हैं, उन जवानों का बदला लेना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हिंदुस्तान को पूरी तरह से चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है जाकिर। जाकिर, आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि जैसे चाइना के प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं तो इंडिया को अपने कोई प्रोडक्ट निकालना चाहिए, कोई ऐप निकालना चाहिए जिससे हमारा जैसे कि टिकटॉक वगैरह था उसके ऊपर इस तरह से। अच्छा, आप भी टिकटॉक वाले हैं? जी। और भी ऐप है तो इससे इंडिया की तरक्की होगी, बनाना चाहिए मतलब। तो कुछ लोग हैं जो यह भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को अपने ऐप तैयार करने चाहिए जिस तरह से टिकटॉक है, ताकि जो नौजवान हैं वो अपना जो अनुभव है, अपना जो टैलेंट है उस ऐप के ज़रिए भारत को दिखा सके। सभी गुहार यह भी लगा रहे हैं कि भारत सरकार को जल्द से जल्द अपने खुद के ऐप तैयार करने चाहिए, उससे इकोनॉमिकल भी देश को फ़ायदा होगा। बुलंदशहर के हीरापुर गांव से कैमरामैन जीशान खान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। उधर गोरखपुर के गांव में भी चीन का विरोध हो रहा है। वहां ग्रामीण चीन की चालबाजी पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। चीन के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर के भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है चीनी ऐप का बहिष्कार करने का, इस समय हम गोरखपुर जिले से 30 किलोमीटर दूर बरही ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ के गांव के लोग भी हैं। गांव के लोग किस तरह से चीन के बारे में सोचते हैं, गांव के लोगों से ही जानते हैं। किस तरह से चीन के बारे में आपका विचार है, क्या रहा? चीन के बारे में सर यही बात है कि वो हमेशा अपने इंडिया पर फालतू में
चर्चा का विषय बना है। चर्चा का विषय बना। हाँ। चीन का बहिष्कार आप करेंगे? हम भारतवर्ष का सभी लोगों का ये धर्म है। हाँ, चीन का बहिष्कार करेंगे। हाँ। खास तौर से आइए और लोगों से जानते हैं किस तरह से चीन का बहिष्कार। हम चीनी माल का बहिष्कार करना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश की उन्नति में बाधा पड़ रहा है। देश के उन्नति में बाधा पड़ रहा है। खास तौर से चीन के सामानों का हम बहिष्कार करेंगे। खरीदारी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। खरीदारी नहीं करेंगे। आइए और लोगों से जानते हैं कि किस तरह से चीन का बहिष्कार किया जा रहा है। किस तरह से आप लोग चीन का विरोध? हम लोग चीन का कोई सामान बना हुआ हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। गाँव में हमारे गाँव ग्राम सभा में आप लोगों ने ये निर्णय बना लिया? हाँ, निर्णय बना लिया है। निर्णय बना लिया। हाँ, चीन का कोई सामान नहीं लेंगे हम। चीन का। आइए युवाओं से जानते हैं कि आखिरकार युवाओं की क्या सोच है, क्या राय है। चीन के सामान का किस तरह से आप लोग मोबाइल अभी बैन कर देना चाहिए चीन का, और भारत में एक बड़ा प्रोडक्शन होना चाहिए मोबाइल का। सबसे ज़्यादा निर्यात टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक से ही होता है। ग्राम सभा में मौजूद लोगों का मानना है कि चीन के सामान का उपयोग हम नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश विकास के रास्ते पर जो अग्रसर होना चाहिए वह चीन बाधक बन रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ग्राम सभा में जहां 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, केवल चीन की ही बातें हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और चीन का विरोध करने की बात इन लोगों के दिमाग में गूंज रही है। साथ ही साथ महानगर हो या गांव, हर जगह चीन का विरोध देखने को मिल रहा है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उधर मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में मवी मीरा गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर युवक ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाते हुए आरोपियों को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अलमारी में छुपा कर रखा तमंचा बरामद कर लिया। दरअसल गांव मवी मीरा निवासी सोनू की शादी पलहेड़ा की रहने वाली पवित्रा से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद महिला का पति दहेज में 2 लाख रुपयों की मांग करता था और मांग पूरी नहीं होने पर आए दिन मारपीट किया करता था, जिसके चलते कई बार महिला के ससुराल वालों ने उसे समझाया भी था और महिला के पति ने माफी मांगकर भविष्य में ऐसा नहीं करने की बात भी कही थी। लेकिन आज सुबह आरोपी ने अपने बड़े भाई प्रमोद के साथ मिलकर तमंचे से महिला के पेट में गोली मार दी। मृतका के भाई आनंद ने दोनों आरोपियों को नामजद करते हुए दहेज हत्या की तहरीर दी है। पूरा मामला ये है कि ये दहेज के लिए जो है प्रताड़ित करता रहता था। कई बार इसने हमारे पास फ़ोन किया कि भाई अपने बाप से पैसे ला के दे। हमने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जब बिना दहेज की शादी करी तब कहते इस बात को हम शादी ना करते। अब तो बाद में प्रताड़ित करता रहता तो हम कहाँ से ये पैसे ला के देंगे। तो कई बार लड़की घर पर आई, समझाया बुझा के हमने भेज दिया उसको। अभी भी घर पर आई थी 8 दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले गई थी। अब आज सुबह इसने फ़ोन किया हमारे पास कि तुम्हारी लड़की ने गोली मार ली अपने आप में। चलिए, तो गांव देहात से जुड़ी यानी कि अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही।